हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पर सियासत सोमवार को दिन भर गरमाई रही। विधानसभा के बजट सत्र में भी यह मुद्दा छाया रहा। होली के दौरान हुई आपराधिक घटनाओं को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। पुलिस मुख्यालय ने भी शाम को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लॉ एंड ऑर्डर पर बेहद सख्त दिखे। उन्होंने विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की और निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और डीजीपी विनय कुमार के साथ कानून व्यवस्था की हाई लेवल समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सीएम ने सीनियर पुलिस अफसरों को कहा कि अपराध के कारणों की पूरी तहकीकात करके दोषियों की पहचान करें और बिना किसी भेदभाव के उन पर कड़ी कार्रवाई करें। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर आपराधिक घटनाओं के पीछे कोई साजिश है तो उसकी भी जांच करें। अपराध की जांच में तेजी लाने का निर्देश उन्होंने दिया, ताकि दोषियों पर कार्रवाई जल्द हो। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन को उन्होंने मुस्तैदी से काम करने कहा। डीजीपी ने मुख्यमंत्री को किया। ब्रीफ समीक्षा बैठक के दौरान बिहार के डीजीपी ने सीएम को बताया कि पुलिस मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रही है। वहीं पुलिस महानिदेशक ने अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कामों की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस बैठक में चीफ सेक्रेटरी डीजीपी के अलावा मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार और मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चल रहे सर्वे में अब तक बिहार के 38,98,000 पक्का आवास विहीन परिवार चिन्हित किए गए हैं। ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद इन परिवारों की अंतिम सूची बनेगी, जिन्हें उक्त योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत पक्का मकान बनाने के लिए हर लाभुक को 1,20,000 की सहायता राशि दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में विभाग के बजट पर हुए वाद विवाद के बाद सरकार के उत्तर में कहा कि सर्वे 31 मार्च तक चलेगा। इस दौरान और भी आवास विहीन परिवारों के नाम जुड़ेंगे। इन पात्र परिवारों में जिनके पास भूमि नहीं है, उन्हें सरकार भूमि भी उपलब्ध कराएगी। सरकारी भूमि नहीं होने पर 1,00,000 रुपये सरकार देगी, ताकि लाभुक मकान बनाने के लिए जमीन की खरीद कर सकें। 10 जनवरी से इसका सर्वे चल रहा है। मंत्री ने आगे बताया कि उक्त योजना में वर्ष 2016 से 2022 तक 37,01,038 आवास का लक्ष्य भारत सरकार से मिला था। इनमें 36,58,000 आवास का निर्माण पूरा कर लिया गया है। शेष आवास का निर्माण जल्द ही करा दिया जाएगा। विधानसभा में विभाग के 16,093 करोड़ के बजट की स्वीकृति दे दी गई। मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत अब तक 86,586 घर की स्वीकृति दी गई है, जिनमें 79,645 का निर्माण पूरा हो गया है। मंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी कर्मी पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरतने पर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, ताकि जनता शिकायत कर सके। राज्य में अब तक 185 आवास कर्मियों का अनुबंध समाप्त किया गया है। साथ ही 376 प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को पत्र भेजा गया है कि आवास योजना में कोई भी गरीब का नाम छूट रहा है तो वह सरकार को बताए, ताकि सबके नाम शामिल किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में हरियाली क्षेत्र बढ़ाने के लिए 17 करोड़ 80 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। हरियाल बढ़ने से जलवायु परिवर्तन होने से हो रहे नुकसान में कमी आई है। वहीं राज्य सरकार की ओर से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। बिहार के पंचायतों में अब निविदा से ही सभी निर्माण कार्य होंगे। पहले 15 लाख से कम की योजना का सीधे तौर पर कार्य आवंटित कर दिया जाता था। यह काम विभागीय स्तर से होता था, लेकिन 12 मार्च को पंचायती राज विभाग की बैठक में यह बात सामने आई कि केंद्र और राज्य की योजनाओं के लिए आवंटित राशि समय पर खर्च नहीं हो रही। इसीलिए कार्यों की निविदा कर समय पर पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। संविदा कर्मचारियों के अभिकर्ता बनाने पर रोक लगा दी गई है, जबकि एक सरकारी सेवक एक बार में 3 से अधिक योजनाओं का अभिकर्ता नहीं हो सकता है। इस संबंध में
पंचायती राज विभाग के सचिव की ओर से सभी डीएम और डीडीसी को पत्र भेजा गया है। एक बार में 3 योजनाओं का अभिकर्ता होंगे सरकारी सेवक। पंचायती राज विभाग के सचिव दिवेश सेहरा की ओर से 13 मार्च को जारी पत्र में कहा गया है कि 25 मार्च 2023 को विभाग स्तर से निर्गत आदेश में प्रावधान है कि 15 लाख से कम लागत की योजनाओं पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाएगा कि निविदा से कार्य कराएंगे या विभागीय रूप से। विभागीय रूप से कार्य कराने में यह शर्त निहित है कि संविदा कर्मी अभिकर्ता नहीं हो सकता है तथा कोई भी सरकारी सेवक एक बार में 3 से अधिक योजना का अभिकर्ता नहीं होगा। विभागीय समीक्षा में पाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं विशेषकर जिला परिषदों में विभागीय स्तर पर कराई जा रही योजनाओं के कार्यान्वयन की गति काफी धीमी है। व्यय की स्थिति अत्यंत चिंताजनक। पत्र में कहा गया है कि आवंटित राशि के आलोक में व्यय की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास को लेकर बड़ी मात्रा में राशि आवंटित की जा रही है, लेकिन योजनाओं का लाभ लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए योजनाओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन कराना आवश्यक है। ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं की ओर से योजनाओं का क्रियान्वयन निविदा के माध्यम से किया जाए। सचिव ने प्रदेश के सभी डीडीसी सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस निर्णय का जिला परिषद में अनुपालन कराएं तथा योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता, कार्यक्षमता एवं संसाधनों के उपयोग के लिए निविदा के माध्यम से कराएं। विदेश मंत्रालय ने बिहार में 2 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का फैसला किया है। ये 2 नए केंद्र मधुबनी जिले के राजनगर और मुजफ्फरपुर जिले के बखरा में 22 मार्च से शुरू होंगे। इस शुरुआत से स्थानीय लोगों को अपने जिले में ही पासपोर्ट आवेदन की सुविधा मिलेगी, जिससे समय और संसाधनों की भी बचत होगी। बता दें कि राजनगर और बखरा में पीओपीएस के खुलने के बाद बिहार में कुल 37 पासपोर्ट सेवा केंद्र हो जाएंगे। इन नए केंद्रों में हर दिन सिर्फ 45 आवेदन ही लिए जाएंगे। हालांकि यह संख्या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के आधार पर तय होगी। सीवान स्थित पासपोर्ट केंद्र सबसे अधिक 85 आवेदन प्रतिदिन स्वीकार करता है, जबकि गोपालगंज में यह संख्या 55 के करीब है। हर लोकसभा क्षेत्र में एक पासपोर्ट केंद्र की योजना मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में कम से कम एक पासपोर्ट सेवा केंद्र हो, जिससे नागरिकों को अपने पासपोर्ट से जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये पहल पासपोर्ट सेवाओं को आसान और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय लोगों को होगा सीधा लाभ। इस फैसले से मधुबनी और मुजफ्फरपुर सहित आसपास के जिलों के लोगों को भी लाभ होगा। पासपोर्ट बनवाने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। अब आवेदकों को अपने ही जिले में यह सुविधा मिलेगी, जिससे विदेश यात्रा, शिक्षा और रोजगार के लिए पासपोर्ट बनवाना आसान होगा। बिहार विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान राज्य के बुनियादी ढांचे और कृषि से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। परिषद में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने खगड़िया पूर्णिया के बीच 150 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे एनएच परियोजना का मामला उठाया। इस पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने स्पष्ट कर दिया कि एनएच प्राधिकरण द्वारा इस मार्ग को 4 लेन बनाया जाएगा। इसके अलावा कोसी नदी पर 2 लेन पुल के निर्माण की भी योजना है, जिससे क्षेत्र के लोगों को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी। विधान परिषद में सर्वेश कुमार ने किसान संगठनों को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दे को भी उजागर किया। इसके जवाब में डिप्टी सीएम सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार में अब तक 696 किसान उत्पादन संगठनों एफपीओ का गठन किया जा चुका है। इसके तहत 10,000 से अधिक किसान संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र को सशक्त करने के प्रयास। कृषि मंत्री ने बताया कि 193 किसान उत्पादन संगठनों को बीज, 46 को कीटनाशी और 189 को उर्वरक का लाइसेंस दिया गया है। इसके अलावा कृषि विभाग किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशी के लाइसेंस व प्राधिकार पत्र दिलाने में मदद कर रहा है। विकास कार्यों को गति देने की तैयारी। बता दें कि बिहार सरकार कृषि और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। जहां एक ओर 4 लेन हाईवे और पुल निर्माण से यातायात व्यवस्था सुधरेगी, वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों को सशक्त करने से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में इन योजनाओं के क्रियान्वयन से बिहार में विकास की नई रफ्तार देखने को मिलेगी। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य सहित सभी शिक्षक संगठन साइबर ठगी से बाल बाल बच गए।
मुख्यालय से दूर एक कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य को खुद को सीआईडी के अधिकारी बताकर सोमवार को किसी ने मोबाइल पर फोन किया। कुछ देर के लिए प्राचार्य समझ नहीं पाए। उनके द्वारा प्रभारी प्राचार्य से कॉलेज के शिक्षक संघ की सूची मांगी जा रही थी। बार बार जल्द सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा जा रहा था। प्राचार्य ने फोन करने वाले व्यक्ति से कहा कि कॉलेज में शिक्षक संगठन भंग हो चुका है, कोई शिक्षक संघ नहीं है। इसके बाद फोन काट दिया। इस बारे में दूसरे शिक्षकों से बात की गई। प्राचार्य ने आशंका जताया है कि साइबर अपराधी द्वारा इस तरह का फोन किया गया। इस फोन के बाद से दूसरे कॉलेज के भी प्राचार्य और शिक्षक संगठन अलर्ट है। दूसरी तरफ टीएनबी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रो एसएन पांडेय के साथ भी साइबर ठगी की कोशिश की गई, लेकिन वे भी बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि 12 मार्च को एसएन पांडेय के पीएफ खाते से किसी ने 25 लाख रुपए अपने सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। वे बैंक से 25 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते थे। प्रो पांडे ने कहा कि मामले की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बैंक मैनेजर ने उनसे बात की और बताया कि प्राचार्य के सैलरी अकाउंट में पीएफ खाते से 25 लाख रुपए आए हैं। अब कोई इसे सैलरी अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहता है। प्रभारी प्राचार्य ने कहा कि मामले को लेकर बैंक मैनेजर से बात करने के बाद सभी ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने कहा कि होली के दौरान डायल 112 के वाहनों पर हुए अधिकतर हमलों को ध्यान में रखते हुए इसके प्रोटोकॉल का रिव्यू किया जा रहा है। अभी डायल 112 के वाहन में 5 पुलिसकर्मी होते हैं, जिनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। पुलिसकर्मियों की उपलब्धता के लिए अतिरिक्त बॉडीगार्ड की सेवाएं वापस ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुभवों को देखते हुए आगामी रामनवमी के दौरान डीजे वाहनों के साथ ही रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर भी कड़ाई करेंगे। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन और एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दराद पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। एडीजी मुख्यालय ने बताया कि सिर्फ होली के 2 दिनों में डायल 112 पर रिकॉर्ड 67,000 से अधिक कॉल आए। इनमें से 22.5 हजार से अधिक कॉल पर पुलिस के इमरजेंसी वाहन घटनास्थल पर पहुंचे। इसीलिए डायल 112 के वाहनों के साथ घटनाएं अधिक हुई। उन्होंने कहा कि अररिया की घटना होली से संबंधित नहीं है। पुलिस फरार वारंटी को पकड़ने गई थी। शादी का माहौल होने से पुलिस ने गोली नहीं चलाई। इसका फायदा उठाकर अपराधियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना में एक एएसआई की मृत्यु हो गई। वही मुंगेर के मामले में भी पुलिस एक बार आरोपियों को समझाकर लौटी थी। दूसरी बार समझाने के दौरान एएसआई के सिर पर लाठी से पहाड़ किया गया। गंभीर चोट लगने पर उनकी मौत हो गई। कहीं भी विधि व्यवस्था की कोई गंभीर समस्या नहीं हुई। एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दरात ने कहा कि होली के दौरान कहीं भी विधि व्यवस्था की कोई गंभीर समस्या नहीं हुई। सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित 11 मामले हुए, जो अत्यंत ही सामान्य रहे। इन घटनाओं में 14 लोग जख्मी हुए, जबकि किसी की मृत्यु नहीं हुई। इन मामलों में अब तक 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार, जबकि 4 को डिटेन। बिहार के चंपारण में बड़ा खेल धराया है। नरकटियागंज में अधिसूचित ग्रामीण कार्य विभाग के नरकटियागंज मंडल का कार्यालय बेतिया में चल रहा था। शहर के सरस्वती नगर में हुई छापेमारी के बाद यह खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि नरकटियागंज का कार्यालय बेतिया में बड़ा बाबू किराए के मकान में चला रहे थे, जहां बकायदा कुर्सी, मेज, कंप्यूटर इत्यादि रखे हुए मिले। छापेमारी के दौरान तमाम दस्तावेज भी प्रशासनिक अधिकारियों को दिखा। एक लिपिक, 2 ऑपरेटर भी काम करते पाए गए। हालांकि प्रधान लिपिक मौके से गायब रहा, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों को देखकर वहां मौजूद तमाम संवेदक भाग खड़े हुए। दरअसल पश्चिमी चंपारण जिले में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता का एक कार्यालय नरकटियागंज में भी संचालित होता है। इसी बीच जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय को गुप्त सूचना मिली कि नरकटियागंज के ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता का एक अवैध कार्यालय बेतिया के सरस्वती नगर में भी संचालित किया जा रहा है, जहां किसी किराए के मकान में प्रधान लिपिक निवास करते हैं, वहीं पर कार्यालय चलता है। सूचना के आधार पर जिलाधिकारी ने प्रशासनिक टीम बनाते हुए वहां छापामारी करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बेतिया सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी विक्रम भास्कर, सदर अनुमंडल के कार्यपालक दंडाधिकारी अजीत कुमार झा ने तत्काल संभावित जगह पर जाकर स्थिति को जाना, जहां आरडब्ल्यूडी का अवैध कार्यालय संचालित होते हुए पाया गया। यहां चल रहे दफ्तर में 2 कमरों में विधिवत कार्यालय की तरह ही टेबल कुर्सी रखे हुए थे, जिस पर बैठकर एक लिपिक एवं 2 कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे थे। संबंधित लिपिक राजनंदन की भी खोज की गई।
टीम ने उनसे संपर्क भी स्थापित किया, लेकिन उसने अपने आप को बेतिया से बाहर बताया। इधर प्रशासनिक टीम द्वारा अवैध संचालित कार्यालय पर छापामारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहां पर उपस्थित संवेदक विभाग खड़े हुए हैं, जबकि टीम ने कई संचिका एवं मापी पुस्त समेत विधिवत कार्यालय संचालित किए जाने की पुष्टि की है। होगी सख्त कार्रवाई। डीएम सूचना के आधार पर संभावित स्पॉट पर टीम को भेजा गया था। नियमावली के तहत अपने कार्यालय से अन्यत्र समानांतर अवैध कार्यालय संचालित करना और बाहरी व्यक्तियों से अवैध ढंग से कार्य कराना घोर अनियमितता है। कार्यपालक अभियंता को नियमतः नरकटियागंज में अधिसूचित कार्यालय से ही सरकारी दायित्वों का निर्वहन किया जाना है। अन्यत्र अवैध ढंग से कार्यालय का संचालन सरकारी कर्मियों के आचरण के विरुद्ध और आपत्तिजनक कार्य है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जदयू ने तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत जदयू की तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को अब राजनीति में लाने की तैयारी भी की जा रही है। इसकी शुरुआत पोस्टरों से हुई है, जिसमें नीतीश के साथ निशांत की तस्वीर वायरल होने के बाद नेताओं ने इस पर अपनी राय देनी शुरू कर दी है। इस मामले पर जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अपने विचार रखे। संजय ने कहा कि हमारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार हैं। हमारी पार्टी को उन्होंने ही बनाया है। उनके नेतृत्व में ही हम 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल पटना में जदयू कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में पोस्टर लगाई गई है, जिसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के साथ संजय झा और विजय चौधरी दिख रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद चर्चा और तेज हो गई कि निशांत की जदयू में एंट्री पक्की है। इससे पहले मंत्री विजय कुमार चौधरी भी निशांत को लेकर कहा था कि निशांत कुमार की जेडीयू में क्या भूमिका होगी, ये नीतीश कुमार को तय करना है। वहीं बिहार में 2 एएसआई की मौत पर जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि इस सरकार में अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चा गर्म है। जदयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। इन पोस्टरों में निशांत की तस्वीर के साथ संदेश लिखा गया है, जिससे राज्य की सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि भारत में ऐसे कई नेता हैं जिनके बच्चे और परिवार वाले राजनीति में आए हैं। अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आना चाहते हैं तो इसमें चर्चा की क्या बात है। वे योग्य और सक्षम हैं। अगर वो आना चाहते हैं तो आए, हम स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश करने की अटकलों पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के बिना राजनीति आगे नहीं बढ़ती। मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार ने सरकारी केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है और वह उन अन्य लोगों की तरह नहीं है जो अपनी शैक्षणिक योग्यता का झूठा दावा करते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पास की है, जबकि तेजस्वी यादव झूठा दावा करते हैं कि विराट कोहली उनके नेतृत्व में खेले। जदयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों पर लिखा है कि जदयू के लोग करें पुकार, पार्टी में शामिल होइए निशांत कुमार। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा है कि बिहार की मांग सुन लिए, निशांत कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। एक अन्य पोस्टर में लिखा है कि बंगाली समाज की ओर से इंजीनियर निशांत कुमार जी का जोरदार स्वागत है। इतना ही नहीं, एक समर्थक ने निशांत कुमार के नाम से पोस्टर में होली और रमजान की शुभकामनाएं दी हैं और उनसे पार्टी में शामिल होने की अपील की है। बिहार सरकार के वित्त और अन्य सरकारी विभागों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सीनियर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनके अनुसार वे अपने पद का दुरुपयोग कर निजी कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों एनजीओ को फायदा पहुंचा रहे हैं। सुधाकर सिंह ने अपने पत्र में लिखा, विभिन्न विभागों में बिना प्रतिस्पर्धी बोली कॉम्पिटिटिव बिडिंग के कई निजी कंपनियों को संविदा पर कार्य दिया गया है या फिर उन्हें बतौर सलाहकार नियुक्त किया गया है, जिससे राज्य सरकार को हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे सभी निजी व्यक्तियों, कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों की जांच होनी चाहिए। सांसद ने विशेष रूप से वित्त सचिव की नियुक्ति को संदिग्ध बताते हुए आरोप लगाया कि 31 अगस्त 2024 को नियुक्त हुए वित्त सचिव के महज 3 दिन बाद 3 सितंबर 2024 को उनका ट्रांसफर किया गया था, जो शक उत्पन्न करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नए वित्त सचिव आनंद किशोर के बाद वित्त विभाग में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिनसे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
सांसद ने यह भी कहा कि बजट संबंधी बैठकों में निजी कंपनियों और व्यक्तियों की भागीदारी पर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही सुधाकर सिंह ने बिहार में लंबे समय से खाली चल रहे जन लोकपाल के पद को भरने की भी मांग की। उन्होंने कहा, बिहार में जन लोकपाल का पद लंबे समय से रिक्त है और इसके कारण भ्रष्टाचार की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पा रही है। सीएम से मेरा आग्रह है कि बिहार में जन लोकपाल की नियुक्ति के लिए उचित दिशा निर्देश जारी किए जाएं ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। सुधाकर सिंह ने सरकार से पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया लागू करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि सलाहकारों और निजी कंपनियों की नियुक्ति से पहले उनकी आवश्यकता का विस्तृत आकलन किया जाए और केवल पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के तहत ही किसी कंपनी या गैर सरकारी संगठन को परामर्शी के तौर पर बहाल किया जाए। यह पत्र राज्य सरकार के वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाते हुए सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता को उजागर करता है। रोहतास के नगर थाना क्षेत्र के तकिया मोहल्ले में देर रात एक जमीन विवाद को लेकर चल रहे पंचायत के दौरान दो पक्ष अचानक आपस में उलझ गए। दोनों पक्षों में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई और फिर एक पक्ष के द्वारा गोलीबारी की जाने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दर्जन भर से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। झड़प में गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी अपने अपने घरों में दुबक गए और किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी दिलीप कुमार एवं नगर थाने की पुलिस जिले के सीनियर पुलिस पदाधिकारी को सूचना देते हुए अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके से लगभग 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है तथा पंचायत में बैठे कई लोग फरार बताए जाते हैं, जिसको लेकर शहर के एक होटल में भी छापेमारी की गई। जमीन के विवाद में गोलीबारी की सूचना पाकर घटनास्थल पर रोहतास पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान एसपी के नेतृत्व में आरोपियों के घर की तलाशी ली गई तथा आसपास के इलाकों में छापेमारी की गई। साथ ही पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार घटनास्थल से पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। एसपी बोले, छापेमारी के क्रम में रोहतास एसपी रोशन कुमार ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से भारी संख्या में लोगों को गिरफ्तार करते हुए हथियार भी बरामद किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल छापेमारी चल रही है और आगे स्पष्ट जानकारी दी जाएगी।